हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में। ग्राम समाज विकास की पहली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्व विभाग के बारे में। राजस्व विभाग के कितने अंग होते हैं, राजस्व परिषद का क्या कार्य होता है, साथ ही हमने देखा था राजस्व न्यायालय क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है। और हमने संरचना देखी थी गांव स्तर से लेकर मंडलायुक्त तक कि कौन से अधिकारियों को कौन से कार्य सौंपे गए हैं और किस तरह से वो अपने कार्य को करते हैं। ये पिछली क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे लेखपाल का क्या कार्य होता है, चकबंदी किसे कहते हैं, जमाबंदी किसे कहते हैं, और साथ ही हम देखेंगे गांव में, आप गांव से बिलोंग करते हैं तो पता होगा कि खसरा खतौनी आपकी ज़मीन की निकलती है, उसे कौन निकालता है और लेखपाल का इसमें क्या रोल होता है। उन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखपाल का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो लेखपाल का उल्लेख हमको भू राजस्व अधिनियम 1901 में मिलता है। जैसे यहाँ लिखा गया है भू राजस्व अधिनियम उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लेखपाल का उल्लेख हमको किस धारा में मिलता है तो आपको धारा 23 में बताना है। धारा 23 में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में हमको लेखपाल का उल्लेख मिलता है। और लेखपाल के कार्य हमको वर्णित हैं कहाँ पे, लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में। लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, आपके भी क्षेत्र का कोई लेखपाल होगा। तो लेखपाल का कार्य होता है जब भी कोई आपदा आती है गांव में, जैसे कृषि से रिलेटेड, बाढ़, सूखा, या फिर फसलों में आग लग जाना, या फिर गांव में उसके क्षेत्र में कोई बीमारी फैल जाना, या फिर पशुओं में कोई बीमारी फैल जाना, तो इन सब का ब्यौरा जो होता है रजिस्टर बना के इनको सूचित करना होता है। किसको, मजिस्ट्रेट को, कानूनगो को, या फिर अपने से ऊंचे जो अधिकारी हैं उनको बताना होता है कि बाढ़ में कितना नुकसान हुआ, या फिर आगजनी में कितना नुकसान हुआ, या फिर कोई आपदा आई हुई है जिस तरह से बीमारी की, तो उसमें किस तरह से कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है और मुआवजे को किस तरह से कैसे पहुंचाना है, इनकी रिपोर्ट पर ही निर्भर होता है। साथ ही इनका कार्य होता है आपकी ज़मीन को नापना, उस ज़मीन पे कौन सी फसल किस साल उगाई जा रही है। साथ ही इनके पास ब्यौरा होता है कि जो भी इनका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में कितनी ज़मीन पे गांव बसा हुआ है, कितनी ज़मीन पे खेती हो रही है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर बालू मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है। उन सब का ब्यौरा किसके पास होना होता है, लेखपाल के पास। अब इन सब के पास जब ये ब्यौरा होता है तो खसरा खतौनी भी यही निकालते हैं। अगर आपको ज़मीन का खसरा खतौनी चाहिए तो ये भी कौन निकाल देता है, लेखपाल निकाल के देते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कार्य होते हैं किसके, लेखपाल के, जो भी आपके क्षेत्र में होते हैं। तो ये सब कार्य कहाँ वर्णित है, जो भी हमने बताया कि लेखपाल के कार्य क्या क्या होते हैं और भी कार्य होते हैं, तो ये सब कहाँ पे वर्णित है, कहाँ लिखा गया है लेखपाल के कार्य, लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में। एक मैनुअल बना हुआ है, एक रिकॉर्ड बना हुआ है ज़मीन से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित, जहाँ पे लेखपाल के सभी कार्य वर्णित हैं। और अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधन समिति का प्रधान मंत्री होता है लेखपाल। जो उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो हल्का होता है, यहाँ पे हल्के लिखे हुए हैं। हल्के का मतलब एग्जाम में भी आपको हल्के ही मिलेंगे। तो हल्के का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे लेखपाल की ड्यूटी लगी होती है, जिस क्षेत्र तक उसका अपना कार्य करना होता है, जिस क्षेत्र तक, उस क्षेत्र को ही हल्का बोलते हैं। तो अपने हल्के की समस्त भूमि प्रबंधन समिति का प्रधान मंत्री होता है लेखपाल। और अगर नियुक्ति की बात की जाए कि लेखपाल कब से कार्य कर रहे हैं, अगर लेखपाल की नियुक्ति हो रही तो कोई तो नियुक्ति किया होगा, एक समय काल होगा जहाँ से लेखपाल कार्य करना शुरू किए होंगे। तो लेखपाल की नियुक्ति 1918 से शुरू हुई। लेखपाल की नियुक्ति 1918 से शुरू हुई कि ये ज़मीन पे जो लगान होता है वो वसूलना है, ज़मीन की माप करना है, साथ ही उनकी फसलों का ब्यौरा सरकार तक पहुंचाना है। ये कार्य होता है लेखपाल का। और उनकी नियुक्ति कब से हुई, 1918 से। पहले लेखपाल को क्या कहा जाता था, पटवारी। लेखपाल, पटवारी को क्या कहा जाता है, अब लेखपाल कहा जाता है, लेकिन पहले इनको पटवारी के नाम से बुलाया जाता था। अभी भी आपको राजस्थान में, एमपी में बहुत से राज्य हैं जहां पर लेखपाल को पटवारी ही कहा जाता है। तो पटवारी सिस्टम कहां से शुरू हुआ, पटवारी सिस्टम शुरू हुआ आपका शेरशाह सूरी के समय काल से। शेरशाह सूरी, ये एग्जाम में पूछा गया है कि पटवारी प्रथा, पटवारी सिस्टम किसने शुरू किया था,
पटवारी सिस्टम शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। सारी चीज़ें यहाँ लिखी नहीं जा सकती, तो ओरली भी आपको सुनना होगा ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है, वो भी आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो शेरशाह सूरी के समय से पटवारी व्यवस्था शुरू हुई। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से था? 1937 से लेकर 1945 तक। तो अगर 1537 से लेकर 1545 तक। तो अगर आपसे समय काल पूछा जाए तो किस समय काल में शेरशाह का शासन था? 1537 से 1545 तक। तो इसी समय काल में शेरशाह सूरी ने पटवारी की प्रथा, पटवारी सिस्टम शुरू किया। उसने इसलिए पटवारी प्रथा शुरू की थी, पटवारी सिस्टम शुरू किया था कि अपनी जो राज्य थी वहाँ पे गांव में ज़मीन कितने हैं, उस पे अनाज कौन से उगाए जा रहे हैं, साथ ही लगान वसूलने का मेन कार्य कौन करता था? पटवारी करता था। तो इसलिए शेरशाह सूरी ने पटवारी सिस्टम शुरू किया। उसके बाद आया अकबर का काल, लेकिन सबसे ज़्यादा पटवारी सिस्टम को अगर बढ़ावा मिला तो अकबर के शासनकाल में। तो शेरशाह सूरी ने पटवारी सिस्टम शुरू किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला अकबर के शासनकाल में। तो अगर आपसे पूछा जाए पटवारी प्रथा, पटवारी सिस्टम किसने शुरू किया, तो शेरशाह सूरी ने। इनका समय काल कब था? 1537 से 1545 तक। आपको पता है, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ें पता होगी। हुमायूं को शासन से हटाने के बाद, गद्दी से उतारने के बाद कौन बैठा था? शेरशाह सूरी। तो उसी समय में इसने पटवारी सिस्टम को शुरू किया। इसके बाद अकबर ने इसको बढ़ावा दिया, तो धीरे धीरे ये चलता हुआ इसी सिस्टम में बढ़ता गया। उसके बाद अंग्रेज़ जब आए तो हमने पढ़ा था कि 1813 में इसको उन्होंने एक अधिनियम बना के इसको कानून में जोड़ दिया। अगर पटवारी से पहले अगर पटवारी था तो अब हम इसको बोलते हैं लेखपाल। पहले हम बोलते थे पटवारी, जब शेरशाह सूरी ने इसको पटवारी शुरू किया था, पटवारी नाम रखा, तो अब हम बोलते हैं इसको लेखपाल। तो पटवारी से लेखपाल किसने बदला? पटवारी से लेखपाल को नाम किसने बदला? तो इसको बदला था चौधरी चरण सिंह ने। एग्जाम में आपसे यह भी पूछा गया है कि पटवारी से लेखपाल किसने बदला, इसको नाम को किसने बदला? तो इसको बदला था चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह ने पटवारी से लेखपाल में नाम को बदला। चौधरी चरण सिंह ये एक बार पीएम रह चुके हैं और 2 बार यूपी के सीएम भी ये रह चुके हैं। पीएम ये रहे 1979 से 1980 तक। सीएम इन्होंने 1967 से 68 और 1970 में। तो ये पीएम भी लगभग कुछ ही कम ही समय तक रहे हैं और 2 बार यूपी के सीएम बने हैं, तो वो भी कम ही टाइम तक रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि पटवारी का नाम लेखपाल में किसने बदला, तो वो हैं चौधरी चरण सिंह। क्योंकि ये 1 बार पीएम रहे हैं, 2 बार सीएम रहे हैं, तो समय काल आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही समय काल पूछा गया है कि किस सन में इसको बदला गया था। तो ये लेखपाल का कार्य हमने देख लिया। लेखपाल का कार्य क्या होता है? कोई आपदा आती है तो उसमें रोल होता है मेन लेखपाल का। ज़मीन को मापना, लगान वसूल करना, ये सब कहाँ पे होता है? लेखपाल के थ्रू होता है। पटवारी सिस्टम शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। उसका मेन उद्देश्य था ज़मीनों से लगान वसूल करना और किस ज़मीन पे कौन सी खेती हो रही है, ये सब चीज़ों का ब्यौरा कौन रखेगा? पटवारी। उसके बाद इसको बढ़ावा मिला अकबर के शासनकाल में। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गईं, तो अब पटवारी से उसको लेखपाल का नाम कौन दिया? चौधरी चरण सिंह ने, जो 1 बार पीएम रहे हैं और 2 बार सीएम रहे हैं। जो 1 बार पीएम रहे हैं, 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो ये लेखपाल का कार्य होता है। अब देखते हैं खेवट। खेवट यूज होता था। खेवट एक रजिस्टर होता था पहले, जब जमींदारी सिस्टम होती थी, जमींदारी प्रथा जब चलती थी, तो उसमें खेवट एक रजिस्टर होता था जिसमें जमींदार अपनी जमींदारी से रिलेटेड सभी दस्तावेज खेवट में ही लिखते थे। उसको नाम ही खेवट होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, ये अधिनियम लाकर जमींदारी प्रथा को, जमींदारी सिस्टम को 1950 में ख़त्म कर दिया गया। और जब खेवट किससे संबंधित था? जमींदारी से संबंधित था। और खेवट जब जमींदारी से संबंधित था और जब जमींदारी प्रथा को 1990 में समाप्त कर दिया गया, तो खेवट को भी, जो दस्तावेज था, उसको भी 1950 में जमींदारी के ख़त्म होने के बाद ही उसको ख़त्म कर दिया गया। जमींदारी सिस्टम कब ख़त्म हुआ? 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 में
जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया। तो जमींदारी सिस्टम के साथ ही जो दस्तावेज होते थे, जिसे खेवट कहते थे, जिसमें जमींदार जमींदारी से रिलेटेड सारे दस्तावेज रखते थे, उसमें लिखते थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगला हम देखते हैं खसरा किसे कहते हैं। खसरा की बात करें तो खसरा भी कृषि संबंधी भू दस्तावेज होता है, जिसमें हमें विवरण मिलता है, ब्यौरा मिलता है पूरे गांव का, कि गांव का सीमा कहां तक है, गांव की किस क्षेत्र में आबादी है, गांव के कितने क्षेत्र पर कृषि हो रहा है। उसमें ज़मीनों का विवरण भी हमको मिलता है कि किस ज़मीन पे कौन सी मिट्टी है, कौन सा फसल उगाई जा रही है। इन सब का ब्यौरा हमको मिलता है खसरा में। खसरा का मैक्सिमम उपयोग तब होता है जब आपके गांव के चक्रोट की बात हो या फिर नाले की बात हो, तो हम यूज करते हैं किसका, खसरा का, कि एग्जैक्ट किस जगह पे चक्रोट है, किस जगह पे नाला है। तो खसरा खतौनी आप निकलवा सकते हैं। इसके लिए सरकारी शुल्क, लेखपाल सरकारी शुल्क के साथ आपको निकाल के दे सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि खसरा में कितने खाने होते हैं, तो इसमें खाने की संख्या होती है 22। खाने की संख्या कितनी होती है 22, और कहीं कहीं आपको 21 भी मिलता है। 22 कब होता है, आप जब खसरा को देखेंगे तो उसमें एक कॉलम बना होता है विवरण का। अगर वो कॉलम गिन लिया जाता है तो खसरे की संख्या क्या होती है 22, और उस कॉलम को अगर नहीं गिनते हैं तो खसरे की संख्या कितनी होती है, खाने की संख्या होती है 21। अगर एग्ज़ाम में आपको दोनों ऑप्शन मिल रहा है तो आप 22 टिक करेंगे, और अगर एक ऑप्शन मिल रहा है तो 21 या 22 में से एक सही है। तो खसरा का हमने देख लिया कि खसरा क्या होता है, किसी गांव का, जिस भी गांव का क्षेत्रफल कहां तक है, उस गांव में कितनी क्षेत्र पर आबादी है, कितनी क्षेत्र पर कृषि हो रहा है, कहां पे नाला है, कहां पे चक्रोट है, इन सब का ब्यौरा हमको कहाँ मिलता है, खसरा में। खसरा कोई एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं निकलवा सकता है जब तक उसका यूज उसकी अपनी क्षेत्र में, अपनी ज़मीन पे या फिर उसकी ज़मीन पे चक्रोट को लेकर कोई विवाद ना हो, तो खसरा एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं निकलवा सकता। और खतौनी की बात करें तो खतौनी एक व्यक्ति और एक परिवार की ज़मीनों का विवरण होता है। खतौनी क्या होता है, एक व्यक्ति और एक परिवार की ज़मीनों का विवरण होता है। अगर आपके नाम पे ज़मीन है या आपके परिवार के नाम पे ज़मीन है, तो ज़मीन कहाँ पर है, उस ज़मीन की चौहद्दी कहाँ तक है, सीमांकन कहाँ तक हुआ है, उस ज़मीन के बगल में अगर कोई रास्ता चाहिए अगर है तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो खतौनी होता है एक व्यक्ति और एक परिवार की ज़मीनों का विवरण। इसमें अगर आपसे पूछा जाए खाने की संख्या कितनी होती है, कि खतौनी में खाने की संख्या कितनी होती है, तो इसमें खाने की संख्या होती है 13। तो खसरा खतौनी का डिफरेंस देख लिया। खसरा में होता है आप पूरे गांव के मानचित्र किस में होता है, खसरा में, जहां पे पूरे गांव का मानचित्र होता है, जिसमें क्षेत्रफल होता है, गांव का सीमांकन होता है, साथ ही कितने क्षेत्र पर आबादी है, कितने क्षेत्र पर कृषि हो रहा है, कौन सी मिट्टी है वहाँ पे, साथ ही चक्रोट, रोड, नाला, सब का विवरण आपको मिलता है खसरा में। खतौनी में एक व्यक्ति, अगर आपके नाम पे कोई ज़मीन है, आपके परिवार की कोई ज़मीन है, बगल की कोई ज़मीन से विवाद हो रहा है, तो आप खतौनी निकलवा के अपने सीमांकन को देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। तो वो सब कहाँ मिलेगा, खतौनी में मिलेगा। अब हम देखते हैं चकबंदी के बारे में और जमाबंदी। जमाबंदी पिछले साल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और चकबंदी के बारे में हम देखते हैं कि चकबंदी की शुरुआत कब से हुई और सबसे पहले चकबंदी किस तहसील में, किस ज़िले में किया गया। पहले एग्जाम्पल हम समझते हैं कि चकबंदी की प्रक्रिया होती क्या है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपकी ज़मीन 4 जगह पर है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें से एक का हिस्सा सबसे बड़ा है और 3 हिस्से छोटे हैं या फिर इससे छोटे हैं। तो चकबंदी आपके तहसील में अगर चकबंदी आती है तो आपके इन ज़मीनों को जो अलग अलग हैं, इनको ला के इस ज़मीन, इस बड़े हिस्से के साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे आपका ज़मीन 5 जगह है और जिस ज़मीन पे खेती होती है, चकबंदी उसी ज़मीन पे कार्य करता है। कृषि लायक खेती होनी चाहिए। ये चारों खेती क्या थी आपकी, कृषि लायक थी, जिसमें एक का हिस्सा सबसे बड़ा था और 3 का हिस्सा छोटा था। तो चकबंदी प्रक्रिया में क्या होता है, इन तीनों हिस्सों को लाके आपके इस बड़े हिस्से के साथ जो जहाँ खेती होती थी, इसको जोड़ दिया जाएगा। और आपके बगल में जिसकी ज़मीन होगी उसको भी इसी प्रकार, जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़मीन होगी खेती वाली, वहाँ पे उसको दे दिया जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं। इसका गठन कब हुआ, इसका गठन 1953 में किया गया। इसका गठन 1953 में किया गया। और पहली बार अगर चकबंदी पूछा जाए कि चकबंदी पहली बार कब हुआ, चकबंदी पहली बार कब हुआ, तो 1954 में, 1954 में कहाँ पर हुआ, मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील में।
पहली बार चकबंदी कहाँ हुआ? 1954 में मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील में। और इसके साथ में एक ज़िले में और शुरू हुआ, साथ ही सुल्तानपुर में भी शुरू हुआ। और अगर संपूर्ण प्रदेश में पूछा जाए कब लागू हुआ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका बनता है। संपूर्ण प्रदेश में लागू हुआ 1958 में। अगर आपसे पूछा जाए गठन कब हुआ, 1953 में। पहली बार चकबंदी कब हुआ, 1954 में। कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर ज़िले की कैराना तहसील में। साथ ही सुल्तानपुर में भी चकबंदी शुरू हुई। और पूछा जाए संपूर्ण प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 1958 में लागू हुआ। चकबंदी क्या होता है? खातेदारों के बिखरे हुए जोतों को एकत्रित करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल देखा। आपकी अगर खेती करने लायक ज़मीन है, उस पर अगर कृषि की जा रही है, तो चकबंदी का असर सिर्फ उन्हीं ज़मीनों पर होगा। चकबंदी का फ़ायदा क्या होता है? चकबंदी लाने से जैसे आपके खेत के पास क्या है, आने जाने का रास्ता नहीं है, आपके खेत के पास कोई चक्रोट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो चकबंदी प्रक्रिया से क्या किया जाता है कि सभी खेतों के पास रास्ता निकाला जाता है, गांव में चक्रोट निकाले जाते हैं। साथ ही अगर ज़मीन बच जाती है तो उसको आबादी के नाम पे, एक सरकारी ज़मीन के नाम पे आबादी कर दी जाती है। जैसे आपने गांव में सुना होगा कि ये ज़मीन क्या है, आबादी है। तो वो कब आई थी? चकबंदी की प्रक्रिया के दौरान ही आई थी। तो ये होता है चकबंदी की पूरी प्रक्रिया, जिसे हमने यहाँ पे देखा। और चक किसे कहते हैं? जब आपकी सभी ज़मीनों को, जो कि दूर दूर था, एक बड़ा हिस्सा जिस पे कृषि हो रही थी, उसमें ला के जोड़ दिया। जब सभी एकत्रित ज़मीन को एकत्रित की गई जोतों को चक कहते हैं। ठीक, एकत्रित की गई जोतों को चक कहते हैं। जोतों किसे कहते हैं? जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं उसी को लेखपाल की भाषा में या फिर भू राजस्व की भाषा में हम जोतों कहते हैं। तो एकत्रित की गई जोतों को हम क्या कहते हैं? चक कहते हैं, कि ये पूरा बड़ा एक चक है। और जमाबंदी किसे कहते हैं? ऐसा दस्तावेज जिसमें तहसील से संबंध प्रत्येक गाँवों के भू अधिकारों का ब्यौरा होता है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि कई गाँवों को मिला के क्या बनता है? तहसील बनता है। जैसे गाँव की लंबाई या फिर गाँव की छोटे बड़े जिस तरह से गाँव होते हैं, उस हिसाब से गाँवों को मिला के तहसील बनता है। और उन पूरे गाँवों को, जैसे 8 गाँव 10 गाँव एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 8 गाँव मिला के 10 गाँव मिला के एक तहसील बना है। तो इन 8 गाँवों का ब्यौरा पूरा किसके पास होता है? तहसील के पास होता है। 8 गाँव कहाँ से कहाँ तक हैं, इनमें कितने खेते पे कृषि हो रही है, कितने खेत पर आबादी बसी हुई है, कितनी ज़मीन पे आबादी बसी हुई है, इसका पूरा ब्यौरा किसके पास होता है? तहसील में होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जमाबंदी कहते हैं। उस कागजात को हम क्या कहते हैं? जमाबंदी कहते हैं। कि तहसील में जितने भी गांव आते हैं, उस गांव के जितने भी ज़मीन है, किस पे कृषि हो रही है, किस पे आबादी है, उसका पूरा क्षेत्रफल, कहाँ पे सड़क है, इन सब का ब्यौरा जहाँ जिस दस्तावेज में होता है, उस दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? जमाबंदी कहते हैं। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, पिछली बार जमाबंदी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए जमाबंदी में कितनी प्रतियाँ होती हैं, तो इसमें 2 प्रतियाँ होती हैं, जिसमें से एक प्रतियाँ सरकार के पास होती है और दूसरी प्रति होती है लेखपाल के पास या तहसीलदार में, जो यूज किया जाता है जब भी किसी गांव का विवाद होता है कि इस गांव की सीमा कहां तक है, उस गांव की सीमा कहां तक है, तब इसका यूज किया जाता है कि इसका जमाबंदी का। दाखिल खारिज क्या होता है? दाखिल खारिज जैसे खतौनी में जोतेदार के नाम में परिवर्तन, जो चीज़ यहाँ लिखा गया है, खतौनी में जोतेदार के नाम में परिवर्तन, मतलब जैसे आपने ज़मीन खरीदी या फिर आपने ज़मीन बेची, तो आपके नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र, या फिर आपने ख़रीदा है तो किसी और के नाम से आपके नाम पे ट्रांसफ़र, ये जो प्रक्रिया होती है, ये नाम ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है कानूनी भाषा में, उसी को हम दाखिल खारिज कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफिनीसन के तौर पे, जैसे आपसे पूछ लिया गया दाखिल खारिज क्या होता है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया। तो इन डिफिनीसन को जानना ज़रूरी होता है कि चकबंदी, जमाबंदी, दाखिल खारिज किसे कहते हैं। आज हमने पढ़ा चकबंदी के बारे में, जमाबंदी, लेखपाल का कार्य क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने चर्चा किया। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।